आइए फिर से एक नए क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर से रिवीजन करते हैं। ठीक है, हम लोग क्षेत्रीय शक्ति बंगाल पार्ट 1 कर चुके हैं। क्षेत्रीय शक्ति हैदराबाद अवध मैसूर पार्ट 2 कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे क्षेत्रीय शक्ति सिख पार्ट 3। ठीक है, तो इसको ओपन कर ले रहा। चलिए, आज हम लोग क्षेत्रीय शक्ति सिख टॉपिक को पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग पहले पता कि 1707 ईस्वी में क्या हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहुत सारे क्षेत्रीय शक्ति का उदय हुआ। ठीक है ना, बहुत सारे शक्ति का उदय हुआ, जिसमें अवध हो गया, बंगाल हो गया, हैदराबाद, मैसूर, मराठा, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन पंजाब में कौन सा क्षेत्रीय शक्ति था? सिख समुदाय का क्या बोलते हैं कि क्षेत्रीय शक्ति है। ठीक है ना। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि पंजाब का मतलब क्या होता है। पंजाब दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। पंच माने पांच और आब माने होता है नदी। जहाँ 5 नदी से जहाँ बहती है उसको पंजाब कहते हैं। वो 5 नदी कौन कौन है? तो सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। कौन कौन? सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है ना। और हम लोग को पता है कि 1961 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में क्या हुआ था कि सिंधु, झेलम, चेनाब ऊपर की 3 नदी का 80% पानी ये पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी इंडिया को देगा। उसी तरीके से रावी, ब्यास, सतलज नीचे की 3 नदी का पानी 80% पानी भारत यूज करेगा और पाकिस्तान को 20% पानी देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में पंजाब का क्षेत्र पाया जाता है, और जो कि बहुत ही उपजाऊ भूमि होता है। क्या है कि यहाँ पे 5 नदी का भाव होता है। ठीक है ना। अब सबसे पहले देखते हैं कि सिख संप्रदाय में ना 10 गुरु हुए। ठीक है, सिख संप्रदाय में 10 गुरु हुए, जिसके और सिख संप्रदाय के संस्थापक और पहले गुरु नानक देव थे। ठीक है ना, जिनका जन्म 1469 ईस्वी में ठीक है ना तलवंडी पाकिस्तान में हुआ, जो कि ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1469 ईस्वी में तलवंडी पाकिस्तान में हुआ, जहाँ जिसको ननकाना साहिब बोला जाता है। और अंतिम समय गुरु नानक जी का ठीक है ना करतारपुर साहिब में बीता, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है ना। 1539 के आसपास का समय था वो। ठीक है ना। तो इस दोनों के जन्म कब हुआ था? 1469। तो इसको याद करने का क्या है, बीच वाला दोनों का जोड़िएगा तो 10 होगा। ठीक है, और लास्ट के फर्स्ट और लास्ट को जोड़िएगा तो 10 होगा, मैंने 10 बन जाता है। और यहाँ पर है कि पहला 1539 में शुरू का 3 डिजिट जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 9, और फिर 9 मैंने 99 हो गया था। 99 और उधर 100 हो गया। बस यही थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि जन्म के में है ना 00 आता है, मैंने 10 आता है, और मृत्यु के समय 9 आता है। तो पहले के लोग 99 साल में, मतलब कहने का मतलब है ध्यान में रखने के लिए 99 साल जिए होंगे। ठीक है, तो अब अगला बात है कि करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण हुआ। करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण हुआ, जिसमें सिख भाई लोग जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, जो कि भारत पाकिस्तान के बीच में करतारपुर कॉरिडोर है, जो कि रावी नदी कहाँ पे? रावी नदी के ऊपर है। ठीक है, और फर्स्ट गुरु जो गुरु नानक देव हैं, ठीक है ना, वो लंगर और पंगत व्यवस्था को शुरू किए थे। कौन? क्या चीज़ का? लंगर और पंगत व्यवस्था का शुरू किए थे। और जपजी साहिब की रचना कौन किए थे? तो सिख समुदाय के फर्स्ट गुरु नानक देव ही किए थे। और 1539 ईस्वी में गुरु नानक देव की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बना? तो लहना जी बने। ठीक है ना। गुरु अंगद देव सेकेंड गुरु जो थे, सिख गुरु जिनका नाम गुरु अंगद देव था, जो कि हम बोल दिए कि प्रारंभिक नाम लहना जी था। ठीक है ना। इनका कार्य क्या था कि ये लंगत व्यवस्था को
अस्थाई करने वाले कौन थे? गुरु अंगद देव थे। मतलब लंगर व्यवस्था को शुरू करने वाले कौन थे? गुरु नानक देव थे। लेकिन उसको अस्थाई रूप देने वाले कौन थे? गुरु अंगद देव थे, ठीक है ना। और उनका सेकेंड काम क्या था कि गुरुमुखी लिपि का विकास करने वाले भी कौन थे? गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव ही थे जो गुरुमुखी लिपि का विकास किया और गुरु नानक देव के उपदेशों में आदि ग्रंथ में संकलित गुरु अंगद देव रहे। गुरु नानक देव के उपदेशों में आदि पुरुष में संकलित गुरु अंगद देव। कहने का मतलब है कि यहाँ पे गुरु नानक जी का जितना भी उपदेश है वो आदि ग्रंथ में संकलित है, जिसको, ठीक है ना, गुरु अंगद देव ही संकलित किए थे, ठीक है ना। गुरु नानक देव के उपदेशों को आदि पुरुष में संकलित है, जो कि गुरु नानक देव ही ने करवाया था, ठीक है ना। आगे बात पढ़ते हैं। तीसरे गुरु गुरु अमरदास। तब पहले कौन हो गए? पहले हो गए गुरु क्या बोलते हैं, पहले वाले कौन हो गए? दिमाग से उतर गया, कौन है? हाँ सॉरी गुरु नानक देव थे। दूसरा में अंगद देव जिसको लाना जी बोला गया। तीसरा में कौन है? गुरु अमरदास जी। और अमरदास जी जो कि अकबर के समकालीन थे। गुरु अमरदास जी कौन थे? अकबर के समकालीन थे, ठीक है, जिन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की। तब पूछेगा कि 22 गद्दियों की स्थापना किसने की? तो गुरु अमरदास जी ने किया, जो कि अकबर के समकालीन थे, ठीक है ना। सिख धर्म को हिंदू धर्म से अलग करने के लिए लवना नामक नई विवाह प्रथा शुरू किया। मैंने सिख धर्म को हिंदू धर्म से अलग करने के लिए गुरु अमरदास जी ने लवना नामक नई विवाह प्रथा का शुरुआत किया, ठीक है ना। चौथे सिख गुरु का नाम था गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये भी अकबर के समकालीन थे। और रामदास नगर, जिसको अमृतसर भी बोला जाता है पंजाब में, उसके लिए ज़मीन भेंट कौन दिए थे? अकबर दिए थे, ठीक है ना। और पाँचवें गुरु अर्जुन देव थे। गुरु अर्जुन देव के पाँचवें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव पाँचवें गुरु थे, जिसको ब्रह्म ज्ञानी भी कहा जाता था। ब्रह्म ज्ञानी के नाम से भी कौन जाने जाते थे? गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ही किए थे। रहने गुरु पद पैतृक है। गुरु पद को पैतृक करने वाले बाबा फरीद कबीर रैदास नामदेव जी का उल्लेख है ना। आदि ग्रंथ रचना में गुरु अर्जुन देव जो जिसका रचना किए थे, जिसको ब्रह्म ज्ञानी भी कहते हैं, गुरु अर्जुन देव को ब्रह्म ज्ञानी भी कहते हैं। और आदि ग्रंथ की रचना किए थे, उसमें बाबा फरीद कबीर रैदास एवं नामदेव जी का भी उल्लेख है। गुरु पद को पैतृक करने वाले भी कौन थे? गुरु अर्जुन देव ही थे, ठीक है, अर्जुन देव ही थे, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। अमृतसर में हरमिंदर साहब मंदिर। अमृतसर में हरमिंदर साहब मंदिर की स्थापना करने वाले भी कौन थे? यही थे गुरु अर्जुन देव, ठीक है ना। नींव कौन रखा था? मियाँ मीर नींव रखने वाले। हरमिंदर साहब मंदिर, जिसको गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है, ठीक है ना, उसका नींव मियाँ मीर रखे थे, ठीक है। और सोने के से ढकने वाले महाराजा रंजीत सिंह थे। माने कि सोना का चादर, सोने की परत चढ़ाने वाले उसमें कौन थे? महाराणा रंजीत सिंह थे। तब जाके इनका नाम हरमिंदर साहब मंदिर से गोल्डन टेम्पल पड़ गया, जिसको स्वर्ण मंदिर के नाम से आज हम लोग जानते हैं। और 9वें गुरु, ठीक है ना, 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर थे। 9वें गुरु थे तेग बहादुर थे, जिसको हिंद की चादर भी कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर भी कहा जाता है, जिसकी हत्या औरंगजेब ने कर दिया था, ठीक है ना। और इनका जो क्या बोलते हैं मंदिर है, चाहे जो उसको क्या बोलते हैं, गुरुद्वारा शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में गुरु तेज बहादुर जी की याद में ही बना है, दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा, क्योंकि इनका हत्या औरंगजेब कर दिए थे। और गुरु तेज बहादुर जो कि 9वें गुरु हैं, वो हिंद की चादर के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है ना। 10वें गुरु गोविंद सिंह और अंतिम गुरु भी गुरु गोविंद सिंह ही थे, ठीक है ना। गुरु ग्रंथ साहिब को अस्थाई गुरु मैंने इसके बाद से क्या बोलते हैं,
नहीं आएंगे, ठीक है ना, उसको ख़त्म, गुरु पद को समाप्त कर दिए और गुरु ग्रंथ साहिब को ही एक अस्थायी गुरु का मान्यता दे दिया और पवित्र ग्रंथ के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब को ही सबको अपनाने के लिए बोल दिए। अब बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो भाई बिहार के पटना में गुरु गोविंद साहब जी का क्या हुआ था कि जन्म हुआ था। कब? 1675 में 1675 ईस्वी में 1675 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी का क्या बोलते हैं कि जन्म हुआ था 1675 में। और हत्या नांदेड़ महाराष्ट्र में, नांदेड़ एक जगह है महाराष्ट्र में, नांदेड़ में 1708 में 1708 1675 में जन्म लिए, 1675 ईस्वी में पटना बिहार में 1675 में। और 1708 माने औरंगजेब के मृत्यु के एक साल बाद नांदेड़ में, ठीक है ना, नांदेड़ महाराष्ट्र में गुरु गोविंद साहिब जी का क्या बोलते हैं कि ये हो गया। और 1675 कैसे याद रखिएगा कि अवध अपना राजधानी लखनऊ ना 1675 में किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह द्वारा नांदेड़ में सचखंड श्री हुजूर साहिब गुरुद्वारा बनाया गया, ठीक है ना। महाराजा रणजीत सिंह जो कि हरविंदर सिंह जो गोल्डन टेम्पल पर सोने की परत चढ़ाने वाले भी राजा रणजीत सिंह थे, और नांदेड़ में सचखंड श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा बनवाया, ठीक है ना। सच्चा बादशाह के नाम से भी महाराजा रणजीत सिंह को जाना जाता है। खालसा पंथ का स्थापना 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन हुआ, ठीक है ना। बैसाखी के दिन हुआ खालसा पंथ का स्थापना 1699 में, 1700 से एक कम 1699 में बैसाखी के दिन हुआ। और क्या जितने भी सिख भाई हैं उनको वो 5 ककार माने 5 क से स्टार्ट होने वाले वस्तु अवश्य रूप से अपने पास रखते हैं। उसमें केस है, ऊपर से पहले शुरू करते हैं। बाल के लिए कंघा रखते हैं, ठीक है ना। पहले तो केस होगा तो कंघा होगा और कंघा होगा, ठीक है। उसके बाद हाथ में कड़ा पहनेंगे, ठीक है ना, कमर में कृपान लगाएंगे और फिर लास्ट में कच्छा पहनेंगे। ये 5 ककार क्या बोलते हैं कि रखना अनिवार्य है सिख भाई लोग के लिए, ठीक है ना। और 5 शिष्य जो पंच प्यारे के नाम से जाना जाता था, पंच प्यारे के नाम से जो 5 शिष्य थे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के, उनका नाम है दयाराम, बहुत दया आता था इसलिए दयाराम हो गया। धर्मदास, धर्म का पालन करता था इसलिए धर्मदास। जगन्नाथ या साहिब सिंह। अब जो जगन्नाथ है साहिब है तो भाई वो तो पंच प्यारे होंगे ही, ठीक है ना। हिम्मत, एक का नाम था हिम्मत, भाई पंच प्यारे हिम्मत होगा तभी तो पंच प्यारे बनेगा। और मोखम सिंह, ठीक है ना। तो पहले दयाराम, दया आता था, धर्मदास, धर्म का पालन करते, जगन्नाथ या साहिब सिंह, हिम्मत बहुत था तो हिम्मत, और मोखम सिंह, ये 5 शिष्य थे जिसको पंच प्यारे भी कहा जाता था। गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र जोरावर सिंह हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र जोरावर सिंह हैं। फतेह को देखो, गुरु गोविंद सिंह का 2 पुत्र था, जोरावर सिंह एंड फतेह को क्या हुआ था, सरहिंद में जिंदा दीवार में चिनवा दिया। नहीं कि भाई दोनों को पकड़ के और दीवार में ढलवा दिया, लोग चिनवा दिया, ठीक है ना। उसी के सम्मान में माने कि जोरावर सिंह और फतेह सिंह के याद में, ठीक है ना, 26 दिसंबर 2022 से पहली बार वीर बाल दिवस मनाया जाने लगा, ठीक है ना। 26 दिसंबर माने कि साल खत्म होने से माने 4 दिन पहले 30 का होगा तो मान लीजिए कि 4 दिन पहले 26 दिसंबर 2022 से क्या होता है, पहली बार वीर बाल दिवस मनाया जाने लगा। अब बात करते हैं कि उत्तराधिकारी कौन होगा। तो उत्तराधिकारी बंदा बहादुर, भाई जो बहादुर होगा वही जो बंदा बहादुर होगा वही तो बनेगा, ठीक है ना। तो बंदा बहादुर, उसकी भी हत्या फर्रुखसियर भाई साहब, फर्रुखसियर मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने कर दिया, ठीक है ना। उत्तराधिकारी कौन बना, बंदा बहादुर, जिसकी हत्या फर्रुखसियर ने कर दिया। और अकाल तट की स्थापना गुरु हरगोविंद सिंह ने किया था, जो कि छठवें गुरु थे, ठीक है।
छठवें गुरु हरगोविंद सिंह जी थे, ठीक है ना। छठवें गुरु उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना किया, ठीक है। तो हल्का सा हम लोग एक बार 10 गुरु का नाम याद करते हैं रिवाइज करने के लिए। तो सबसे पहले तो 10 गुरु थे ना, तो 5-5 का याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले गुरुदेव थे, सिख गुरु थे, उनका नाम क्या था बताइए। पहले गुरु का नाम क्या था? गुरु नानक देव। तो गुरु नानक तो नानक थे, एगो नाना याद कर लेते हैं कि पहला एगो नाना थे गुरु नानक देव, गुरु नानक। तो नाना थे। तब नाना कन कोई जाता है तो अंग अंग में मालिश होता है, तो अंगद हो गए। तो पहला कौन है? गुरु नाना क्या किया? तो नानक देव। उसके बाद अंग अंग में मालिश हो गया तो अंगद देव। उसके बाद अमर। अब अंग अंग में मालिश रहेगा तो बहुत लंबा जिएगा, तो अमर हो जाएगा। तो अमर तो नानक देव हो गया, नानक देव। उसके बाद क्या बोलते हैं, अंग अंग में तेल लगा तो अंगद हो गया। उसके बाद हो गया अंगद देव। और तीसरा है थे अमर। अब तेल में लगेगा मालिश तो अंगद हो जाएगा, तो अमर हो गया तीसरा। चौथा होगा रामदास। उसके बाद भाई इतना मजबूत हो गया तो राम जी का दास बनेगा कि नहीं था, रामदास। और उसका पाँचवा अर्जुन देव। तो फिर से याद करते हैं। पहला गुरु 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 ना गुरु नानक देव, गुरु नानक देव। कहा था अंग से अंगद हो गया। उसके बाद अंग से अंगद हो गया, अमर हो गया, अमर हो जाएगा, अमर। और अमर के बाद रामदास हो जाएगा, रामदास। उसका अर्जुन देव। 5 हो गए। उसके बाद गुरु तेग बहादुर, छठे नंबर के तेग बहादुर थे। तेग बहादुर अकाल तख्त की स्थापना इसी में किया था, गुरु तेग बहादुर में, ठीक है ना। उसका गुरु गोविंद सिंह नौवें गुरु गोविंद सिंह, माने कि 5 के बाद सीधे 9वें 10वें लिखवाएं सर। तो गुरु तेग बहादुर 9वें और गुरु गोविंद सिंह 10वें थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग और थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक इतिहास के बारे में। हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्या है कि दिल्ली और पंजाब, यहाँ पे डी से दिल्ली हो गया। और ये चतुष्कोणीय है, वो भारत का नक्शा है। और पंजाब का क्षेत्र को पढ़कर उस पंजाब में अटैक होता था। क्यों महत्वपूर्ण था पंजाब क्यों इम्पोर्टेंट था? कि पंजाब ना भारत में एंट्री करने का आसान था। कि अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए उधर से जितने भी क्या बोलते हैं कि सेंट्रल एशिया के जितना भी आक्रमणकारी था, यही रास्ता था जिसे कि अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए पंजाब के थ्रू ये आ जाता था, ठीक है ना। इंट्री गेट था भारत का, ठीक है। और दूसरा कि 5 सहायक नदी सिंधु, 5 गो सहायक नदी है सिंधु का, वो इस कारण से क्या हुआ, उपजाऊ भूमि और लैंड रिवेन्यू भी यहाँ कस के आता है, ठीक है ना। और पंजाब स्वतंत्र राज्य है ना, पंजाब स्वतंत्र राज्य बनने के लिए इसका शक्ति और उद्भव का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे जोग्राफिकल पोजीशन माने भौगोलिक स्थिति इसका अच्छा है। आक्रमणकारियों की सुरक्षा के लिए मुगलों का कमज़ोर होना। तो मुगल एक तक कमज़ोर पड़ गया, आक्रमणकारी का सुरक्षा यहाँ आसानी से मिल जाता है भौगोलिक स्थिति होने के कारण, ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है कि पंजाब इतना इम्पोर्टेंट है। और थोड़ा सा और हम पढ़ते हैं कि 12 मिसल पंजाब का जो 12 मिसल था उसमें से सुकर चकिया मिसल 12 मिसल में से सुकर चकिया, पंजाब के 12 मिसल में से सुकर चकिया मिसल से राजा रंजीत सिंह थे, जो कि उनका 1780 से लेकर 1839 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 के बीच में राणा रंजीत का कार्यकाल रहा, राइट ना। और इनके शेर पंजाब कहा जाता था 1801 में स्वयं को महाराजा घोषित किए। 1801 में राजा रंजीत सिंह ने स्वयं को महाराजा घोषित किए, ठीक है ना। और रंजीत सिंह ऑकलैंड माने कि फर्स्ट कौन था? फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। और सेकेंड कौन? एशिया की सेकेंड सबसे शक्तिशाली सेना। अच्छा, ठीक कि
शक्तिशाली सेना के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट स्थान पर थी, ठीक है। और एशिया में सेकेंड सबसे शक्तिशाली सेना राजा रंजीत सिंह के पास था, जिनका कार्यकाल 1780 से लेके 1839 के बीच में था, जिसे शेर पंजाब कहा जाता था, ठीक है ना। 1801 में स्वयं को राजा रंजीत सिंह ने महाराजा का उपाधि धारण किया, ठीक है ना। महाराजा रंजीत सिंह, जिनका राजधानी लाहौर था। राजा रंजीत सिंह का जो पंजाब के थे, वो उनका राजधानी कहाँ था? लाहौर था। राजा की उपाधि अफगानी जमान शाह। राजा की उपाधि महाराजा का तो वो खुद लिए थे, 1801 में खुद लिए थे। और राजा की उपाधि है अफगानी जमान शाह ने दिया, क्योंकि रंजीत सिंह ने अफगानी शासक शाह शुजा को गद्दी पर पुनः बैठने में मदद की। काहे कि जो अफगानी शासक था ना, शाह शुजा उसको गद्दी पर बैठाने में मदद किया। इसके बदले में शाह शुजा ने महाराजा रंजीत सिंह को कोहिनूर का हीरा भेंट किया। तो कोहिनूर का हीरा क्या हुआ कि इस तरीके से रंजीत सिंह के पास आ गया, क्योंकि अफगानी शासक शाह शुजा को गद्दी पर बैठाने में बहुत मदद किए, ठीक है ना। और 4 प्रांत था इसमें, ठीक है ना। पंजाब में 4 प्रांत आता था। लाहौर जो कि राजधानी था, पेशावर, मुल्तान और कश्मीर 4 था। लाहौर, पेशावर, मुल्तान और कश्मीरी। लाहौर, पेशावर, मुल्तान और कश्मीरी, ये 4 प्रांत था, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये सतलज नदी है। सतलज नदी सबसे जो लास्ट नीचे नदी है, उस सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी के क्या बोलते हैं कि, तो सबसे लास्ट वाला सतलुज नदी, ठीक है ना। तो ये क्या है कि ये संधि किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी महाराणा रंजीत सिंह के बीच कि सतलज नदी को न तो राजा रंजीत सिंह पारे करे और न ईस्ट इंडिया कंपनी एक दूसरे की तरफ ना जाए। एक तरफ अपना चुपचाप ईस्ट इंडिया कंपनी रहे, एक तरफ महाराजा रंजीत सिंह रहे। लेकिन क्या हुआ, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? मिंटो थे, गवर्नर जनरल मिंटो। कि भाई रंजीत सिंह, उनको मिनट में मन बदलता था, इसलिए वहाँ पे मिंटो थे, ठीक है ना। प्रतिनिधि कौन कर रहे थे? मैट कॉफ कर रहे थे। मैट कॉफ मैंने हैंड कॉफ होता है ना, कि हाथ बांध लेता है, हथकड़ी वाले, मैट कॉफ थे। कि मिनट में महाराणा रंजीत सिंह का मन बदलता था, इसलिए प्रेस का मुक्तिदाता, इसी को मैट कॉफ को ही कहा जाता है, ठीक है ना। मैट कॉफ को ही प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। 1809 में अमृतसर की संधि हुई, 1809 में। तो देख 1-8 है तो 9 ऐसी हो गया, फिर 09 मैंने कि 1809 1809 18 जोड़ेंगे तो 909 अमृतसर की संधि कब हुआ? अमृतसर की संधि 1809 1809 अमृतसर की संधि किसके बीच में? EIC मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराणा रंजीत सिंह के हुआ कि सतलज नदी को पार नहीं करेंगे, ठीक है ना, नहीं करेंगे 1809 में, ठीक है ना। महाराणा रंजीत सिंह फौज एक खास महाराणा रंजीत सिंह के पास फौज एक खास था। उनका कंपेरिजन नेपोलियन बाई फ्रांसीसी यात्री विक्टर जकमा, राइट ना। नेपोलियन से बाई फ्रांसीसी नेपोलियन से कंपेरिजन किया गया, ठीक है ना। बाई फ्रांसीसी यात्री विक्टर जकमा ने, ठीक है ना, नेपोलियन से कम किया, क्योंकि फौज एक खास ही महाराणा रंजीत सिंह के पास था। विदेशी अलार्ड फ्रांस का घुड़सवार अलार्ड। बतूरा इटली पैदल सेना रहेगा। कोट एंड गार्डनर बतूरा इटली पैदल सेना। अलार्ड फ्रांस की घुड़सवार। अंतिम शासक दिलीप सिंह थे, लेकिन वो बहुत अभी बच्चा थे, अल्पवयस्क थे। संरक्षिका उनकी जिंदा कौर ही उनकी क्या बोलते हैं कि दिलीप सिंह के संरक्षिका थी, ठीक है ना। आगे बात करते हैं आंग्ल सिख युद्ध। तो 2 ठो आंग्ल सिख के साथ भी दो ठो युद्ध हुआ 1845 से 46। 1845 में 1945 में
बेवल योजना वगैरह ये सब आया था, तो वह उससे 100 साल पहले 1845-46 में कैबिनेट मिशन वगैरह जब आया था, है ना, 1800, तो उसी समय उससे 100 साल पहले 1845-46 में आंग्ल सिख युद्ध हुआ, और उसी समय 1848 से 49 के बीच में 1848 से याद रखने के लिए, मतलब देश की आज़ादी से 100 साल पहले के बात है ना। पंजाब विलय, पंजाब का क्या हुआ, तो फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी और इधर दिलीप सिंह थे जिनकी संरक्षण का चिंता कर दी, ठीक है ना, और ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व होल्डिंग कर रहे थे, ठीक है ना, और चिंता कर के साथ विश्वासघात कर दिया। कौन? लाल सिंह। चिंता कर के साथ विश्वासघात कर दिया लाल सिंह, राइट ना। और 1846 में लाहौर की संधि हुई। 1846 में उन्हें 1-8 9 और 4-6 10 9 और 10 9 10 1846 मैंने जोड़ देंगे 2 डिजिट को, तो 9 और 9 10 हो जाएगा। 1846 में लाहौर की संधि, भैरोवल की संधि, ठीक है ना, इसको भैरोवल की संधि भी कहते, ठीक है ना, भैरोवल की संधि, लाहौर की संधि। 1848 19 है ना, 1848 19 पंजाब विलय ईस्ट इंडिया कंपनी। 1848 पंजाब का विलय ईस्ट इंडिया कंपनी में हो गया। डलहौजी थे उस समय, और दिलीप सिंह को इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दिया गया। कोहिनूर हीरा जो है ना लंदन चला गया। और थोड़ा सा कोहिनूर हीरा के इतिहास के बारे में जानते हैं कि कोहिनूर हीरा कहाँ से कहाँ तक गया, उसके पूरा फ्लो चार्ट से समझते हैं। सबसे पहले गुंटूर जिला, जो कि आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा खान के गुंटूर जिला से कोहिनूर हीरा मिला, जो कि उसके बाद काकतीय वंश के पास गया। काकतीय वंश के बाद अलाउद्दीन खिलजी के पास गया, और उसके पास मलिक कपूर था दक्षिण की यात्रा कर रहा था, जो कोहिनूर हीरा उसके पास आ गया। उसके बाद क्या बोलते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का दिल्ली सल्तनत के पास चला गया, दिल्ली उसका बाबर पराजित हुआ। कोहिनूर हीरा मुगल सम्राट के पास गया, वहाँ पे शाहजहाँ कोहिनूर हीरा को लगाए थे मयूर सिंहासन में, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल आया और दिल्ली पर अटैक 1739 ईस्वी में, जैसा कि हम बताते हैं, अफगानी नादिर शाह ने किया और मयूर सिंहासन ले गए कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान। तो इस तरीके से कोहिनूर हीरा अफगान में पहुंच गया। फिर हीरा माउंटेन ऑफ लाइट कोहिनूर भी कहा जाता है हीरा को। लेकिन अफगानी शाह का क्या हुआ कि अफगानी शाह शुजा को कोहिनूर गिफ्ट कर दी। किसको? तो अफगानी शाह शुजा को गद्दी पर बैठाने में महाराणा रंजीत सिंह हेल्प किए, तो वो गिफ्ट कोहिनूर हीरा पंजाब आ गया। उसके बाद दिलीप सिंह के पास आया, दिलीप सिंह को कोहिनूर हीरा लेकर उसको पढ़ने के लिए भेज दिया गया, और उस तरीके से महारानी विक्टोरिया के ताज में अभी लगा हुआ है कोहिनूर हीरा, ठीक है। इसी के साथ आज का लेक्चर ही ख़त्म हो गया। फिर मिलते हैं हम किसी और नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। देखते रहिए, बस रिवाइज करते रहिए, क्योंकि वाइज ऑलवेज रिवाइज। धन्यवाद।